हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के जितने भी हमने इसके पहले वीडियो में बताया है उसको अच्छे से देख लेंगे, तब जाकर के ये देखेंगे, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो इस उससे भी प्रश्न बनते हैं अच्छे खासे, और इनसे भी बनता है। तो जो वो पढ़ा रहेगा उसी को ये भी चैप्टर समझ में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश में पहला तो हमने परावर्तन देखा और दूसरा अपवर्तन के बारे में समझेंगे। अपवर्तन क्या है? परावर्तन था कि एक माध्यम रहेगा, जैसे इधर क्या है, बोर्ड के इस इधर हवा है, तो अगर हम इस पर कोई बॉल फेंके टकरा करके उसी माध्यम या हवा में आ जाता है। तो प्रकाश भी ऐसे है कि क्या था, उसमें प्रकाश क्या था कि एक एक समतल दर्पण जैसे है और पीछे कलई किया हुआ है। तो इस पर टकरा करके जो प्रकाश है वो फिर उसी माध्यम में वापस आ जाती थी। ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ का कंसेप्ट अलग है। यहाँ का कंसेप्ट क्या है? अपवर्तन क्यों नाम दिया गया, रिफ्लेक्शन क्यों नाम दिया गया है? कि जब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई कांच है और कांच कलई न किया गया हो, तो प्रकाश हम अगर इसमें डालेंगे तो प्रकाश इस माध्यम से उस माध्यम में आर पार निकल जाएगा। जैसे कांच का ग्लास होता है जिसमें पानी रखा, तो पानी हमें दिखता है उस पार इस पार। ऐसे बॉटल भी आते हैं जो कि आर पार दिखाई देते हैं, पारदर्शी होते हैं। जैसे तालाब होता है, तालाब में हम अंदर तक मछली को देख पाते हैं। तो ये भी अपवर्तन अपवर्तन की घटना है। अपवर्तन आपका जैसे सिक्का पानी में डाले तो उसकी तली जैसे लगती है उठी हुई दिखाई देती है, ये अपवर्तन की घटना पर आधारित है। तो अपवर्तन में हमेशा आर पार क्या होगा, जो लाइट है वो चली जाएगी। अगर आर पार नहीं जाएगी जिस कंडीशन में, उसमें अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी। तो अपवर्तन की घटना को समझ में आया कि ये अपवर्तन की घटना तभी होगी जब लाइट क्या करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए। जैसे एक माध्यम हम ले ले वायु और एक माध्यम ले ले कांच। तो जैसे ऊपर ऊपर से हम डालेंगे लाइट किस पर, कांच पे, तो हवा है, हवा एक माध्यम हो गया, कांच कांच में चली जाएगी। तो एक माध्यम हवा, दूसरा माध्यम कांच, तो लाइट गई ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसे बोलते हैं क्या, अपवर्तन। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास इधर हो गया कांच और इधर हो गया वायु। तो अब उल्टा भी हम कर सकते हैं, कांच से अगर हम वायु में करें तब पर भी ये लाइट उस पर चली जाएगी। अब यहाँ डिफिनेशन समझते हैं इसकी। जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम, एक समांगी माध्यम का मतलब है कि माध्यम एक तरफ का सेम और दूसरे सब तरफ का जो रहे वो सेम रहे। तो एक माध्यम एक समांगी माध्यम, एक समांगी माध्यम जैसे वहां पे हवा है तो इधर का पूरा पूरा ही हवा है, तो इसलिए इधर का माध्यम एक समांगी माध्यम हो गया। और दूसरे समांगी माध्यम, अब ये दूसरा समांगी माध्यम कांच हो गया। तो अब यही लिखा है ना, प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जो प्रकाश की किरण जा रही थी इस तरीके से जाना, तो इसको एकदम सीधे जाइए, इस तरीके से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो सीधे नहीं जाती है। जब वो मीडियम या फिर जब माध्यम चेंज हो जाता है तो प्रकाश की डायरेक्शन भी बदल जाती है। तो प्रकाश जो है सीधे न जा करके इस तरीके से सीधे नहीं जाएगा, ये क्या होगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसके इसका मार्ग बदलना, किसका मार्ग बदलना, प्रकाश का। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो प्रकाश जब अपनी दिशा को बदल देती है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इस रास्ते से, रास्ता ही उधर उधर हो जाए, बदल जाए, तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। तो प्रकाश की चाल जैसे निर्वात माने तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात मतलब कि आकाश, जो कि स्पेस, जहाँ पे हवा ही ना हो, तो वहां पर कुछ नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर प्रकाश की चाल मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब हम एयर में आते हैं तो एयर में भी लगभग हम इतना ही मानते हैं 3 × 10⁸, लेकिन कुछ पॉइंट में आ जाता है 2.98 के समथिंग ऐसे कुछ हो जाता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हवा और निर्वात, निर्वात और हवा में दोनों में प्रकाश की चाल हम यही मानते हैं, और हवा में, वायु में, दोनों में प्रकाश की चाल ये मानकर चलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम कांच में अगर प्रकाश को डालें तो उसमें अलग हो जाएगी उसकी प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल अलग हो जाएगी। केरोसिन, मिट्टी का तेल, डायमंड, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी अलग अलग हो जाती है। ये यहाँ की बात है। अब क्या होगा, जैसे सबसे ज्यादा जो प्रकाश तेजी से कहाँ चलेगा, प्रकाश निर्वात में चलता है, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। उससे कम हवा में चलेगा, फिर उससे कम पानी में, ऐसे अलग अलग है। तो प्रकाश की चाल हर जगह अलग अलग हो रही है। और जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाले कंडीशन में सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। सघन माने एकदम घना, जैसे कि बहुत ज्यादा घना हो। अब एक रूम में मान लेते हैं 10 बच्चे हैं, तो कम लोग हैं, इसी रूम में 10 की जगह 50 बच्चे हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, और ये घना हो जाएगा, सघन हो जाएगा। तो घना चीज का मतलब ज्यादा पार्टिकल पास पास हो गए, और उसमें विरल का माध्यम, उसमें जो भी पार्टिकल है वो दूर दूर है। अब यहाँ पर देखिए, सघन और विरल माध्यम हो गया। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर जो वायु है, कोई भी सघन कोई भी विरल हो सकता है। वायु यहाँ पर क्या है, विरल है, कांच यहाँ सघन है, तो कभी कांच सघन विरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कांच है, अगर हम डायमंड ले ले तो हीरा, तो यहाँ कांच क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा, और जो ये हमारा है डायमंड वो सघन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो हमेशा अमीर नहीं होगा। जैसे कि अगर हम मान के चले कि यहाँ पर जैसे कि मुकेश अंबानी अगर सबसे अमीर हैं, तो बिल गेट्स या फिर विदेश के कोई व्यक्ति, ठीक है ना, वो इनसे भी अमीर हो गए, तो क्या हो जाएंगे, जो कम अमीर है वो क्या हो जाएगा, विरल, और जो ज्यादा अमीर है वो हो जाएगा सघन। तो कभी बिल गेट्स क्या हो जाएंगे, बिल गेट्स कभी क्या हो जाएंगे, किसी से कम हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे विरल, फिर वो हो जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा सघन।
इस तरीके से सरल, सघन और विरल किसी को सापेक्ष में तुलना करके हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, बिजनेस चल रहा है उसका, मतलब कि अब क्या हुआ, वो अच्छा था, एक गरीब था, ठीक है ना, वो पढ़ रहा था, तो इस समय तो क्या है, जो अमीर था जिसका बिजनेस चल रहा था वो तो हो गया सघन। तो जो दूसरा व्यक्ति है, ये जैसे हम मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये अमीर हो गया और ये गरीब है। तो किसी के सापेक्ष किसी का किसी से तुलना ही तो करेंगे, तभी तो कोई अमीर या गरीब कहलाएगा। जैसे कि ए जो है बी से क्या है, गरीब है, तो बी से तुलना हो रही है ए की। अगर यहाँ बी के बारे में बात करें तो बी ए से क्या होगा, अमीर होगा, तो ए से तुलना हो रही है बी की। अगर क्या हो जाए, मान लेते हैं ये क्या हो जाए, ये नौकरी पा जाता है गवर्नमेंट, ठीक है, और इसका बिजनेस क्या हो जाता है, कुछ नहीं, सही नहीं चलता है, और ये इसकी हालत खराब हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अमीर हो जाएगा, ये गरीब हो जाएगा। तो कंडीशन किसी की भी कुछ हो सकती है। तो सापेक्ष हम देखेंगे कि कौन किसी से तुलना ही होगा तभी पता चलेगा। तो हमेशा वो अमीर रहे या हमेशा वही सघन बने या हमेशा वही विरल बने, ये जरूरी नहीं है, कोई भी किसी के सापेक्ष सघन और विरल हो सकता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने वायु लिया, यहाँ कांच लिया, तो आपतित किरण जब आएगी, ये आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। तो ये क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी ना, तो यहाँ जब आपतित किरण आएगी तो आपतन ये बिंदु होगा, तो आपतन बिंदु पर हम क्या डालेंगे, अभिलंब, तो अभिलंब डाल दिए। अभिलंब डालने के बाद अब देखिए, अब ये कांच सघन माध्यम है। जैसे कि हम पानी में अगर कोई पत्थर फेंकें या बॉल फेंकें, ठीक है ना, तो जैसे ये पानी हो गया, इस पानी में हमने बॉल इस तरीके से फेंका, तो ये बॉल आ रही है, तो बॉल क्या ये सीधा जाकर यहाँ गिरेगी, नहीं गिरेगी, वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, बेंड होकर के ऐसे गिरेगी, क्योंकि ये सघन है, सघन में स्पीड धीरे धीरे कम होगी, तो धीरे धीरे क्या होगी, वो नीचे की ओर ऐसे झुक जाएगी। तो क्या होगा, इसी वजह से अगर यहाँ से अगर बॉल फेंकें या फिर हम पत्थर फेंके पानी में, तो पानी में इस तरीके से सीधे नहीं जाएगा, वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रकाश भी ऐसे ही अपना मार्ग को चेंज कर देगी, तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी इस तरीके से। इसका जो डायरेक्शन है ओरिजिनल तो ये है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगी, ये इस तरीके से झुक जाएगी। तो ये देखिए, ये एंगल आई बोलेंगे और इसे बोलेंगे एंगल आर। अब यहाँ पर इसका नाम होगा आपतन कोण। अब जबकि इस एंगल का नाम होगा, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, क्योंकि उस पर चला गया लाइट, तो इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन, एंगल आर का नाम होगा अपवर्तन कोण। इस बिंदु का नाम होगा क्या, इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। ये हो गया। तो प्रकाश क्या होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, एक दूसरा कंसेप्ट यहाँ समझिए, जब प्रकाश क्या होगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अभिलंब, यहाँ नीचे तक आया है, तो अभिलंब की ओर क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, तो ये एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा एंगल आर से, क्योंकि अगर ये सीधा निकल जाता तब तो एंगल आई बराबर एंगल आर होते हैं, लेकिन ये तो बेंड हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आई वाला जो मान होगा वो बड़ा होगा। जब, फिर से सुनिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब यहाँ देखिए, इस वाले में हम कांच ऊपर कर दिया, वायु नीचे कर दिया, तो सघन ऊपर हो गया, विरल नीचे हो गया। अगर हम कहें कि पानी में कोई अंदर है और वो क्या क्या हाथ में पत्थर लेकर के वो बाहर फेंकना चाहता है, तो अंदर तो स्पीड कम होगी, लेकिन धीरे धीरे लेकर जब बाहर आएगा हवा में, पानी की सतह से ऊपर हाथ निकालेगा तो स्पीड तेज हो जाएगी। तो वही है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर स्पीड तो कम होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, जब जैसे ही वो बाहर निकलेगा वायु में आएगा, तो ये अभिलंब की ओर नहीं झुकेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा, दूर हटेगा। ओरिजिनल पाथ इसकी कौन है, ये वाली है, ये वाली इसकी ओरिजिनल पाथ है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो बेंड होकर के उधर चला गया। ये पूरा एंगल आई ये है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आर है, इसको बोलेंगे आपतन कोण, ये पूरा परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आई का मान छोटा हो गया और आर का मान क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो अभिलंब से दूर हटती है, यहाँ पे अभिलंब की ओर झुकती है। और इसको दूसरी भाषा में कैसे बोलेंगे, माध्यम, ये माध्यम है, ये पहला माध्यम है, पहला माध्यम, और ये है दूसरा माध्यम, ये पहला और ये दूसरा। अब इसको बोलने का तरीका, जैसे कि हमने बोला था कि अमीर और गरीब को सापेक्ष किसी को मान करके हम बताते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर पहला और दूसरे के सापेक्ष। देखिए प्रकाश कहाँ जा रहा है, लास्ट में कहाँ पहुंचा, यहाँ से स्टार्ट किया था, अंत कहाँ हुआ, यहाँ पे, जहाँ पे अंत होता है, खत्म होता है, उस माध्यम को लेंगे। तो पहले बोलेंगे दूसरा माध्यम, तो दूसरे माध्यम को, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम, ये पहला माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहेंगे, सघन कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये वायु है और ये कांच है, तो घना तो यही है, तो इसे सघन बोला जाएगा दूसरे को। तो यहाँ लिखा है ना, दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। इसका मतलब कि अभिलंब की ओर ये क्या हो जाएगी, प्रकाश झुक जाएगी। और दूसरे वाले में देखिए, प्रकाश कहाँ, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ गए, तो अंत यहाँ हुआ, इस वाले को हम लेंगे। तो दूसरे माध्यम, फिर बोलेंगे दूसरे माध्यम को पहले माध्यम
के सापेक्ष, तो पहले माध्यम के सापेक्ष ये क्या है, दूसरा विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम, तो अभिलंब से क्या होगी, इसमें दूर हट जाती है प्रकाश। तो ये हुआ इसके प्रकाश का अपवर्तन के बारे में डिफिनेशन और इनके जो पॉइंट थे यहाँ पर। और यहाँ देखिए, अच्छा यहाँ पे कुछ और पॉइंट है, जैसे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, ये प्रथम माध्यम में जो प्रकाश आती है उसको बोलते हैं। अपवर्तित किरण, जो दूसरे माध्यम में प्रकाश क्या होती है, अपवर्तन होकर के जब जाती है तो उसे बोलते हैं क्या, अपवर्तित किरण। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण, अच्छा ये इसका नाम नहीं लिखा गया, ये जो रे यहाँ जा रही है, जैसे इसका नाम है आपतित किरण, तो ये जो निकल रही है इधर बाहर, ये इसका नाम होगा, इसका नाम होगा अपवर्तित किरण। ये लिखना बहुत जरूरी है, अपवर्तित किरण। ऐसे आपतित किरण ये हो जाएगी जो निकल रही है अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर देखिए आपतन अपवर्तन कोण किसे बोलेंगे कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा एंगल आर, वो क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं इनके। अब देखिए अपवर्तन के कुछ उदाहरण। गिलास में डूबी हुई छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। और यदि जैसे कि हम गिलास में पानी भरा हो और उसमें एक पेंसिल डालें और उसको बगल से देखें, तो बगल से देखने में क्या होगा, वो मुड़ी हुई दिखाई देगी पेंसिल। तो ये किस पर आधारित है, अपवर्तन की घटना पर। तारों का टिमटिमाना, क्योंकि रात में जो होता है टेम्परेचर वायुमंडल का हर लेयर बाय लेयर, क्योंकि वायुमंडल में 5 लेयर होती हैं, तो उनका क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तारे हमें क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त, जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त, तो सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले ही हमें क्या दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देता है। और जब अस्त होता है सूर्यास्त, तो अस्त तो हो जाता है लेकिन 2 मिनट बाद तक भी हम देख पाते हैं उसे। तो कुल मिला के सुबह 2 मिनट ज्यादा और शाम को 2 मिनट भी ज्यादा, तो कुल मिला के 4 मिनट हम एक्स्ट्रा सूर्य को देख पाते हैं। तालाब की गहराई, अगर तालाब को हम देखेंगे या मछली है उसके अंदर, तो वो क्या होती है, ऊपर दिखती है, मतलब वो अपनी वास्तविक जितनी गहराई होती है वहां नहीं, कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही गिलास में डूबा हुआ सिक्का को ऊपर से हम देखें तो लगता है कि ऊपर यह सिक्का, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नींबू को डाल दें पानी में, फिर उसको अगर हम बगल से देखें तो नींबू का साइज बड़ा दिखाई देगा। तो ये भी क्या है, अपवर्तन की घटना पर। प्रिज्म है, ये भी अपवर्तन की घटना, प्रिज्म से क्या होता है, लाइट आर पार हो जाती है, तो अपवर्तन होता है। और उसमें इंद्रधनुष बनता है, उसमें भी अपवर्तन की घटना होती है। तो ये सब है कुछ इसके उदाहरण जो कि अपवर्तन पर आधारित है। अब देखिए अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है कि अपवर्तन के 2 नियम है। पहला, प्रथम नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये था, ये आपतित किरण, अब ये हो गया, यहाँ पर हम अभिलंब डालेंगे, और ये हो गई अपवर्तित किरण। क्या है, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब कि ये अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ये क्या होगा, एक तल मिलेगा, एक ही तल में तो एक ही तल में ये सबके सब लाई करते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और द्वितीय नियम, अपवर्तन आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, आई को साइन आई में लेते हैं, साइन आई, और बटे आर को भी साइन आई के साथ लेते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं तो एक नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कुछ एंगल हो और यहाँ पे कुछ एंगल हो, अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अगर साइन आई की वैल्यू हम लिख दें 45 और यहाँ लिख दें साइन 30, तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका 1/√2 मान होगा और इसका हो जाएगा 1/2। जब इसको पलटेंगे तो हो जाएगा ऊपर 2 जाएगा और √2, जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा √2, क्योंकि इसको हम 2 बार √2 लिख सकते हैं तो कट जाएगा। तो ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है √2। तो ऐसे ही क्या होगा, कुछ भी नंबर आ सकता है, वो एंगल यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ बनेगा, उनका रेशियो जब निकालेंगे तो एक नियतांक आता है, ये नियतांक फिक्स होता है। तो यहाँ पे हमारा नियतांक जैसे √2 आया, तो हो सकता है इसका कुछ आ रहा हो, वो एंगल पे डिपेंड करता है कितने एंगल से हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो और ये कितने पे, यानी कि वो फिर बना रहा है एंगल। तो इस साइन आई बटे साइन आर को नियतांक बोलते हैं। ये द्वितीय नियम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम पूछे, द्वितीय नियम पूछे, तो यही लिखना है। फिर आगे चल करके अपवर्तनांक यही बन जाता है। तो अपवर्तनांक भी इसी कहते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, जब दोनों माध्यम के साइन का अनुपात ले लेते हैं तो वो माध्यम, यानी वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक का हम आगे देखेंगे तो उसको बताएंगे। अभी ये यहाँ तक 2 नियम पूछेगा तो आपको ये लिख देने हैं। ये 2 नंबर में पूछा भी जाता है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, तो दोनों को एकदम रट जाइए, एकदम अच्छे से आना चाहिए। यहाँ अपवर्तनांक समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने वहाँ पे देखा था, स्नेल का नियम या फिर द्वितीय नियम। स्नेल का नियम ध्यान रखिएगा, बहुत आता है, उसको ध्यान रखिएगा। स्नेल का नियम भूल जाते हैं कि स्नेल का नियम क्या था। वहीं अपवर्तन के 2 नियम में से दूसरा नियम जो था, साइन आई बटे साइन,
तो वहीं हम अपवर्तनांक अगर पूछेगा तो वहीं लिख देंगे sin i बटे sin r बराबर ये n, ये एक नियतांक होता है। तो हम अपवर्तन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ देखिए हम मान लेते हैं प्रथम माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, तो हम जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो दूसरे माध्यम का निकलेगा, ठीक है ना। तो इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, या तो केवल n लिखें, नहीं तो अगर दोनों माध्यम का यूज करके लिखना हो और सापेक्ष बताना हो किसी की तुलना करके, तो जहां से स्टार्ट होता है यहाँ लिखेंगे 1 से स्टार्ट हुआ किरण चलना, ये जो प्रकाश है यहाँ से चालू हुई 1 माध्यम से, दूसरे माध्यम में खत्म होती है, तो 1 से लिखेंगे 2, ये हो गया। लेकिन बोलते समय क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माध्यम 2 का, माध्यम 2 का, ये 2 का पहले बोलेंगे क्योंकि 2 का ही तो अपवर्तनांक बोला जा रहा है, ये 2 का अपवर्तनांक, 1 का नहीं, तो 1 से गया है प्रकाश 2 में, तो बोलते समय उल्टा बोलेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। ऐसे यहाँ पर ये तब की कंडीशन है जब माध्यम पहला कुछ भी हो, हवा और इसको छोड़ करके, निर्वात को छोड़ करके कुछ भी हो, वाटर पानी हो जाए, केरोसिन कांच डायमंड, वहां पे कुछ भी हो। लेकिन जब यदि प्रथम माध्यम हमें पता चल जाए कि वायु या निर्वात में से कोई एक है, तो हम क्या बोलेंगे, माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक है माध्यम 1 के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे उसे, तो वो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकलता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक तब निकलता है जब पहला माध्यम हमारा या तो वायु हो या फिर निर्वात हो, इन दोनों में से कोई हो जाए तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। और जब यहाँ पे ये दोनों न रहे, कुछ भी रहे, तो उससे हम क्या निकालेंगे, उसमें हम निकालते हैं यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष और निरपेक्ष आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे प्रश्न है कि अपवर्तनांक का हम एक प्रश्न देखेंगे। एक ध्यान बात रखिएगा ये कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए साइन आई बटे साइन आर, अगर इनका क्या है कि इनका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई मात्रक अगर मान लेते जैसे मीटर होता भी तो कट जाता, और कटता तो कोई यूनिट ही नहीं बचती, मात्रक ही नहीं बचता, तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। यहाँ देखिए 1 and 2 लिखा है ना, तो ये क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखते समय क्या होता है, जब हम इसको रेशियो लिखेंगे तो जिसका निकाला जाता है ऊपर और जिसकी तुलना होती है वो नीचे। जैसे कि सीपी एसपी ये वाला पढ़े होंगे, तो जब प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है, जो उसमें से प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, और जो सीपी मतलब क्रय मूल्य होता है वो नीचे लिखते हैं। तो जो ओरिजिनल होता है वो जिसका मान हमें पहले से पता था वो चीज़ क्या होती है, वो नीचे लिखी जाती है। जो बाद में आती है, बाद में तो ये 2 बना था तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो N2/N1 ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर हम अगर लिख दें ANW, तो यहाँ पर है कि W वाटर हो जाएगा पानी, और ये A मतलब एयर हवा हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी का अपवर्तनांक निकाला जाएगा किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। तो यहाँ पर NW बटे N लिखेंगे, क्योंकि W को पहले लिखेंगे और जिसके सापेक्ष रहता है वो नीचे लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जो दिया है हम वो लिखेंगे। तो किसका दिया है, जल का सापेक्ष अगर हटा दें तो जल का अपवर्तनांक, ये वायु के सापेक्ष हटाकर देखिए जिसके सापेक्ष बोला उसे छोड़िए, तो क्या यहाँ जल का अपवर्तनांक आपको मिल रहा है। तो जल का अपवर्तनांक मतलब हम लिखेंगे NW, किसके सापेक्ष है, जो सापेक्ष होता है वो यहाँ लिखेंगे। कितना दिया है हमारे पास, 4/3 है। ऐसे ही एक अन्य पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ देखिए एक अन्य पदार्थ है, तब जल का ठोस पदार्थ के साथ अपवर्तनांक है। यहाँ अन्य एक ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ को हम क्या इंग्लिश में से सॉलिड लिखेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, एस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमें दिया एन, ये सॉलिड का एस लिख देंगे एस, और ये किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 5/2। देखिए एक अन्य ठोस पदार्थ, तो उसको ठोस पदार्थ को सॉलिड मान लिया एस, किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा वो इधर लिखा जाता है, ये लिख दी। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड करना है या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है तो कह रहा है जल का ठोस पदार्थ के सापेक्ष, यहाँ लिखिए जल का, जिसके सापेक्ष बोला अभी उसे ना लिखिए, जल का पूछ रहा है तो जल का, तो NW किसके सापेक्ष, ठोस पदार्थ के सापेक्ष। तो यहाँ पर जिसके सापेक्ष बोलेगा वो इधर लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूला बनाएंगे। क्या बनेगा, जैसे इसका फार्मूला बना था वैसे इसका बनाएंगे। तो लिखेंगे क्या, NWS लिख दिए, क्लियर। अब देखना हम क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो हम 2 को पहले लिखें ऊपर और इसको 1 को इधर नीचे लिखते हैं, तो ऐसे यहाँ पर लिखेंगे NW और इसको लिखेंगे नीचे NS, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे WS दिया तो है, अब जो दिया है किसके सापेक्ष, एयर के, ये भी एयर के सापेक्ष दिया है, तो यहाँ पे एयर डाल देंगे क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एयर के ही हैं। एयर के सापेक्ष निकाला गया, तो जो लिखा रहेगा फिर उसे लिख दो, क्योंकि हमारा मामला यहाँ W तो मैच कर रहा था और ये दोनों में है, तो दोनों ए के ही सापेक्ष है, ये लिख दिए। अब ANW का मान हो गया 4/3, और फिर ANS का मान हो गया 5/2। इसको सॉल्व करेंगे, 4/3 2/5, तो 4 दूना 8, 5 1 15, ये हो गया। तो ये जल का अपवर्तनांक निकला है किसके सापेक्ष, सॉलिड यानी उसके ठोस पदार्थ के सापेक्ष। अब देखिए हम देखते हैं अपवर्तन का प्रकाश की चाल से संबंध।
तो प्रकाश की चाल से संबंध क्या है? प्रकाश की चाल की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, तो या तो निर्वात या तो वायु में, एक ही चाल मान के चलेंगे प्रकाश की, वह उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे ये यहाँ पर वायु हो गया और ये क्या हो रहा है, और ये दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश, तो इसकी जो प्रकाश की चाल है प्रथम माध्यम में और बटे दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल का भी अनुपात निकालेंगे ना, तो हमारे पास वो अपवर्तनांक निकल जाता है माध्यम का। किस किस माध्यम का निकलेगा? जो नीचे है माध्यम, इसका दूसरे माध्यम का। जैसे यहाँ पर अगर पानी हो, केरोसिन या फिर डायमंड, जो भी यहाँ पे हो उसका अपवर्तनांक हम निकाल लेंगे। किसको किसको डिवाइड करके? ऊपर प्रकाश की चाल, नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल को डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा इससे भी डिफिनेशन बन जाती है अपवर्तनांक की। तो n बराबर हो जाएगा क्या? यहाँ माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश जाकर के समाप्त हो रहा है। पहले चला वायु से चल करके कहाँ गया? दूसरे माध्यम में, तो उसकी माध्यम की चाल हम भी लिखेंगे, और जो ऊपर लिखा जाएगा वो प्रकाश का वेग होगा। ये कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये रखेंगे हमेशा। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की अगर बात करें, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम क्या लिखेंगे? यहाँ जिसका अपवर्तनांक कह रहा है, कांच का अपवर्तनांक कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे, और किसके सापेक्ष है? वायु के, तो यहाँ लिख देंगे। इसको दूसरे तरीके से अगर हम लिखना चाहें किसके, अगर इसको हम वेग में लिखें, प्रकाश के वेग में, तो यहाँ वहां पर ध्यान रखिए, वहां पर हम लोग इसको पहले लिखते थे और ए को नीचे लिखते थे, इधर वाली लाइन को ऊपर पहले लिखते थे, वहां पर ए जी लिखेंगे एन जी बटे एन ए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रकाश जैसे जैसे आया वैसे वैसे हम लिखेंगे। प्रकाश एयर में आया तो पहले एयर का स्पीड लिखेंगे चाल, वायु के में प्रकाश की चाल, और फिर जी में गया तो कांच में प्रकाश की चाल, सीधा सीधा प्रकाश को हम डिवाइड करेंगे जैसे जैसे आया है। तो कांच ऊपर वायु में प्रकाश की चाल सी और नीचे कांच में प्रकाश की चाल। अगर हम मान लेते हैं फिर उस प्रकाश को हम क्या कर देते हैं, वायु से जल में कर दें, तो ये जल का अपवर्तनांक यहाँ निकलेगा। जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे वायु का प्रकाश की चाल और नीचे जल की प्रकाश की चाल, ये है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ए एन जी ए, और किसको किसको डिवाइड करना है? दूसरे को डिवाइड करना है पहले से। अगर हम मान लें कि ऊपर क्या है, ये ऊपर हमारे पास हो गया क्या, ये जी हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये डब्लू हो गया। इस तरीके से हो गया। तो हमें क्या करना है, डब्लू को जी से अगर डिवाइड करें, तो डब्लू को, डब्लू वाला है डब्लू और नीचे जी है, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो क्या करेंगे, तो प्रकाश की जो चाल है, या देखिए इसकी प्रकार, ये इसकी जो अनुपात आया है ये लिखेंगे, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो पलट जाएगा, तो VG ऊपर सी नीचे कट जाएगा, तो VG/VW हो जाएगा। और VG इसका मतलब कि ये है, देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक यहाँ वाटर का है, यहाँ नीचे किसका है अपवर्तनांक? ग्लास का। तो यहाँ पर ग्लास, यहाँ पे W लिखा है नीचे ना, तो वेग यहाँ आ जाएगा नीचे, और ग्लास का अपवर्तनांक यहाँ लिखा है तो वेग उसका ऊपर हो जाएगा। ये इसमें ध्यान देने। अगर हम लिखें 1 and 2 अगर जैसे लिखे तो यहाँ पर स्पीड हमारी क्या होगी, अगर केवल एक ही माध्यम में आया है, डिवाइड तो हो नहीं रहा है, तो पहले माध्यम को लिखेंगे ऊपर चाल और नीचे लिखेंगे दूसरे माध्यम की चाल। अगर हम अपवर्तनांक में ही लिखें तो क्या लिखेंगे? N2/N1, जो कि वहां पर हम पढ़े थे, N2/N1 लिखते हैं। तो वेग में जो होता है सीधा सीधा लिया जाता है, लेकिन जब अपवर्तनांक लिखते समय अपोजिट लिखा जाता है, 2 को पहले 1 को बाद में। ऐसे इसको अगर पलट दें, 2 को इधर 1 के सापेक्ष, तो स्पीड V2/V1, लेकिन अपवर्तनांक जो होगा, अपवर्तनांक तो इसको है, इसका निकल रहा है, तो N1/N2 लिखेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब अगर हम इसको अपवर्तनांक में लिख दें, ये तो किसका रेशियो है, ये तो वेग का रेशियो हो गया, लेकिन अपवर्तनांक बनाना चाहे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर नीचे किसका डिवाइड किया गया? Ng का। तो हम डिवाइड उसका करते हैं जो यहाँ आगे होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? G, और जिसका हम निकालते हैं अपवर्तनांक वो वहाँ पे लिखते हैं, तो W, ये लिख दिया। तो ये एक फॉर्मूला ये भी है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ देख लीजिए, वायु का अपवर्तनांक जैसे कभी पूछ ले तो क्या होता है? 1.003, ये MCQ 1 नंबर के लिए। अब क्राउन कांच का 1.52 अपवर्तनांक होता है, हीरे का 2.42 होता है, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। हो सकता है ऐसे हमें दे कि ABC हमारे पास ये सबके अपवर्तनांक निकले हैं, ये हो गया, ये B का अपवर्तनांक है, C का, ये D का। यहाँ तो नाम लिखा है हीरे का, हो सकता है ये सब नाम हटा करके ABC ऐसे दे दे। अब कहे कि कौन सबसे ज्यादा सघन है या सबसे विरल कौन सा है, या किसमें प्रकाश सबसे तेज जाएगी या प्रकाश सबसे कम जाएगी। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा सघन होगा, और वहां पर प्रकाश की जो चाल होगी सबसे कम होगी। तो हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, इसलिए हीरा सबसे ज्यादा चमकता है। और यहाँ देखिए, तो हवा में जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम है, तो अगर अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो वहां पे क्या होगा? चाल अधिक हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं N = C/V। तो C/V, तो हमें किसी माध्यम का अगर अपवर्तनांक बताना हो, ये माध्यम का ही चाहिए, तो अगर अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो स्पीड कम हो जाएगी चाल उस माध्यम में। यदि अपवर्तनांक कम हो जाए, जैसे यहाँ कम है,
तो इसमें जो चाल है ज़्यादा हो जाएगी प्रकाश की, तो वायु में प्रकाश ज़्यादा तेज चलता है, और जबकि सबसे कम किस में चलेगा, हीरे में। अगर कहे कि इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाइए, चाल के बढ़ते क्रम में लगाना, सबसे ज़्यादा चाल किस में होगा, सबसे कम जो होगा, देखिए सबसे कम किस में होगा आपका सी में, तो सी में सबसे कम होगा। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा आपका आएगा ये जल का, तो जल में आएगा। फिर इससे बड़ा आप सबसे जो कम होगा आपका आ जाएगा सी में, फिर इससे आएगा आपका फिर बी में आएगा इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा आएगा जल में यानी कि सी में, फिर इससे ज़्यादा सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल होगी वो ए में होगी। ये हो गई बढ़ते क्रम में। अगर पूछ ले यही चीज़ की ये तो चाल हो गया, ये तो चाल हो गया प्रकाश की। अगर यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं, ये चाल है प्रकाश की चाल c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर, न दिया हो तब पर भी याद होना चाहिए c का मान। जल में प्रकाश की चाल जो है AW हमें दिया है 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो जल का अपवर्तनांक मतलब NW हमें फाइंड करनी है। तो जल का अपवर्तनांक हम निकालेंगे, तो जल का अपवर्तनांक n निकालने के लिए फॉर्मूला हम पता है ना, n बराबर होता है C/V। तो हमें किसका निकालना है, W, और यहाँ पर भी W रहेगा। तो हम लिखेंगे C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका हो जाएगा कितना 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 3/2.6, और इसको डिवाइड जब करेंगे पूरा तो आ जाएगा 1.33, क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो वो उतना आ जाएगा।